दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2016 फेज़ सेकंड की केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन। नीट में कुल 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के। तो यह है पार्ट केमिस्ट्री का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? तो ये है हमारे सांद्र एसिटिक अम्ल H2O2 और HCN। इन तीनों में ही अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि सेलुलोज में अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 0.5 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब AgNO3 के विलयन जिसकी विद्युत अपघटनीय चालकता 5.76 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर है। इसकी 298 केल्विन पर मोलर चालकता है। तो ये है किसी विलयन की मोलर चालकता λm के इंटू 1000/M, जहाँ के जो है वो विद्युत अपघटनीय चालकता है और m है विलयन की सांद्रता, और ये हमारी दी गई हैं। के की वैल्यू दी गई है, ये है 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बटे, और विलयन की सांद्रता दी गई है 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11.52 सेमी स्क्वायर अपॉन मोल। तो ये है 11.52 सेमी स्क्वायर प्रति मोल। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है टंगस्टन पर फास्फीन यानी PS3 का न्यून दाब पर अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि वेग पृष्ठ के घेराव के समानुपाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह AS2S3 के स्कंदन में प्रयुक्त विद्युत अपघट्यों के स्कंदन मान मिली मोल प्रति लीटर में नीचे दिए गए हैं। ये NaCl का दिया गया है, BaCl2 और MgSO4 का है। इनके स्कंदन शक्ति का सही क्रम क्या होगा? तो ये होता है हमारी स्कंदन शक्ति इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपक्षेपण मान या स्कंदन मान के होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये व्युत्क्रमण किरणोत्पाती है, ये अधिक मान होगा तो स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। तो स्कंदन मान जिसका सबसे अधिक है उसकी स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी यहाँ पर। तो मान देखें इसका NaCl का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जो होगी वो NaCl की होगी। MgSO4 के स्कंदन मान का मान सबसे कम है, तो MgSO4 यानी थर्ड की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी, उससे कम सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये है अगला सवाल। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान 3 एम्पीयर धारा से 0.1 मोल क्लोरीन गैस के बनने में कितना समय लगता है? तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W/EIT/96,500 ये होता है। इसमें आई की वैल्यू दी गई है 3 एम्पियर। क्लोरीन का वेट दिया गया है, मोल में है, इसमें 0.1 इंटू 71, इसमें ये ग्राम में बदल जाएगा। तो ये W की वैल्यू आ जाएगी 7.1 ग्राम। ई हमारा है क्लोरीन का ग्राम तुल्यांकी भार, ये है 35.5, क्योंकि एनोड पर क्लोराइड के 2 आयन होंगे। ये हमारा क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 71, तो ये हो जाएगा Cl का 35.5। अब T की वैल्यू निकालना है, तो T बराबर यहाँ से आ जाएगा W इंटू 96,500 बटे EI। यहाँ वैल्यू लगा दें, W की वैल्यू 7.1, 96,500, ई की वैल्यू 35.5 गुणा I3। इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर 6433 सेकंड आ जाएंगे। ये इसमें 60 का भाग दे दें तो ये बन जाएंगे हमारे मिनट, 107.22 मिनट।
तो ये वैल्यू है हमारी 110 के लगभग बराबर है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 51वां है n बराबर 3 हो और l बराबर 1 के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें जो क्वांटम संख्याएं दी हैं तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के नमूने ताप में परिवर्तन Pi से Pf समताप पर होता है, तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। तो एंट्रोपी में परिवर्तन दिया जाता है हमारा समीकरण डेल S बराबर NCP log Tf अपॉन Ti प्लस NR log Pi अपॉन Pf। चूँकि जो परिवर्तन है वो समताप पर है, यानी ताप समान है, तो Tf हो जाएगा हमारा Ti। तो यहाँ से NCP log Tf बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये Pi अपॉन Pf। जैसे ये कट गया है, log 1 का मान 0 होता है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NR log Pi अपॉन Pf। तो जो एंट्रोपी परिवर्तन बचेगा डेल S बराबर NR, log को ln से दिखाया गया है, तो ln Pi अपॉन Pf। तो ये डेल एस बराबर NR ln Pi अपॉन Pf, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक I है। तो वांट हाफ गुणांक I बराबर होता है आयनन के बाद कुल आयनों की संख्या। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब आयनन होगा तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगा हमारा बेरियम का आयन अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन 2 अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आयन होगा और 2 आयन ये होंगे, तो टोटल आयनों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3। तो ये आ जाएगा हमारा वांट हाफ गुणांक I बराबर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 0.1 एम्पीडियन के जलीय विलयन के लिए Kb बराबर 1.7 - 9 में पिरीडिनियम आयन बनाने के लिए पिरीडीन की प्रतिशतता कितनी होगी। तो पिरीडिनियम आयन दुर्बल क्षार है, इसलिए आयन की मात्रा हमारी दी जाएगी अल्फा बराबर √Kb अपॉन C। Kb की मात्रा हमारी दी गई है 1.7 × 10⁻⁹ अपॉन C की वैल्यू दी गई है हमारी है 0.1। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 1.3 × 10⁻⁴। ये इसकी मात्रा आ गई है। अब हमें निकालना है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के लिए आयन की मात्रा का प्रतिशत मान कितना होगा, ये हो जाएगा अल्फा × 100, तो 1.3 × 10⁻⁴ × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.013%। तो 0.013% सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फ्लूओराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है कैल्शियम आयन एवं फ्लोराइड आयन के लिए उप सहसंयोजन संख्याएं हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड की जो फ्लोराइड संरचना है वो क्यूबिक कॉर्नर फेस व्यवस्था के अंतर्गत जो कैल्शियम के आयन होंगे वो प्रत्येक कोनों पर होंगे, तो ये क्यूब के कोने 8 होंगे, और फ्लोराइड आयन F- के होंगे वो फलक के मध्य में होंगे, तो ये 4 होंगे। तो ये हो गई डी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी दी गई अभिक्रिया के लिए E0 का मान जो है ऋणात्मक है तो डेल G0 एवं के मानों के लिए सही संबंध है। तो G का जो संबंध E से है वो है डेल G बराबर -NF E सेल। अगर E सेल का वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक हो,
तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव, और जी का जब पॉजिटिव होगी तो जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सी और भी हो सकते हैं। अब के का मान देखें, के का जो संबंध है वो जी से इस प्रकार है कि डेल जी ज़ीरो बराबर -2.303 NRT log EQ। अब जी हमारा प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है, तो ये माइनस कब होगा, जब के की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी, तब ये प्लस का आएगा। तो जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और के इज़ लेस देन 1, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों सेम ही है, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, ये हो सकता है इसमें दिया हो के का मान 1 से बड़ा हो, तब इस सूरत में बी होगा, और अगर ये दोनों दिए तो दोनों हो सकते हैं जो नामुमकिन है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा एक गलत है। तो किसी विलयन के लिए ये संबंध दिया जाता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो आदर्श गैस के लिए हमारा डेल एच बराबर ज़ीरो होगा, लेकिन डेल एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इनकी वैल्यू इसमें लगा दें तो ये आ जाएगा डेल जी इज इक्वल, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी डेल एस कुछ न कुछ इसकी वैल्यू होगी, तो डेल जी क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया है डेल जी बराबर ज़ीरो, तो यही जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये प्रश्न है 0.1 m NaCl विलयन में 1.6 ×-10 विलेयता गुणनफल वाले AgCl की विलेयता होगी। तो इसमें NaCl की विलेयता दी गई है, तो NaCl के विलयन में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएंगे, तो इसकी विलेयता दी गई है, तो ये है Cl की विलेयता 0.1। अब AgCl के विलयन में देखते हैं, Cl माइनस आयन की विलेयता दी गई है 0.1, और AgCl की विलेयता निकालना है, ये मान लिया S। अब हमारा दिया है विलेयता गुणनफल Ksp बराबर होता है, विलेयता गुणनफल दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻10। Ag की विलेयता और Cl की विलेयता है 0.1। यहाँ से S की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 1.6 × 10⁻10 अपॉन 0.1। तो यहाँ से दशमलव एक हट जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो यही Ag प्लस आयन की विलेयता है, वही हमारी AgCl की विलेयता आ जाएगी। तो इसमें 1.6 × 10⁻⁹ m, ये सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि दो तत्व x और y मिलकर दो यौगिक XY2 एवं X3Y2 देते हैं। जब 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम तथा 0.05 मोल X3Y2 का भार 9 ग्राम है, तो x और y के परमाणु भार हैं। हमें x और y के परमाणु भार निकालने, तो हम मान लेते हैं, माना तत्व x का परमाणु भार AX और तत्व y का परमाणु भार AY मान लेते हैं। तो इसमें XY2 के लिए जो यौगिक XY2 बना है, इसमें x का एक परमाणु है और y के दो हैं, तो इसका परमाणु भार दोनों यौगिक का हो जाएगा AX + 2AY। टोटल यौगिक का जो भार है वो 10 है, तो इसमें मोलों की जो संख्या होगी वो होगी 10/AX + 2AY, और ये मोलों की संख्या में दी गई है 0.1। तो यहाँ से हम निकाल लें, तो ये हो जाएगा AX + 2AY बराबर, इसमें इसका भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरीके से देखें तो X3Y2 के लिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल यौगिक का जो भार है वो 9 ग्राम है, और इसमें परमाणु भार कितना है, एक अणु का X के तो 3AX और Y के 2 है तो 2AY, ये बराबर इसमें मोलों की संख्या दी गई है
0.05। यहाँ से +2ay ये बराबर आ जाएगा 0.2 के बाद दशमलव है, ये आ जाएगा 900, दशमलव हट जाएगा और बटे 5, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 180। तो ये हो गया हमारा 3ax + 2ay बराबर 180। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला है ax + 2ay बराबर 100। इसे घटा देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, 3 में से एक x घट गया, ये आ जाएगा 2ax बराबर 80। तो ax का वैल्यू आ गया 40, 2 से ये काट देंगे। तो ax 40 इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 60वां प्रश्न है, 1 एम्पीयर धारा पर विद्युत अपघटन के दौरान 60 सेकंड में कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की मुक्त संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश ये दिया गया है। तो विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W/E ये बराबर होता है IT/96,500 और यही होती है इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। तो ये आ जाएगा हमारा IT 1 एम्पीयर दिया गया है और समय है 60 सेकंड, यानी T 60 है बटे 96,500, 1 0 से 0 कट गया, आ गया 6 बटे 9,650 और ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। हमें निकालना है कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मोलों की संख्या आ गई है, तो एक मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा डी ऑप्शन में 3.75 × 10⁻20। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 61 की तरफ चलते हैं। यह है बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु जल के अणु के प्रोटॉन के साथ सम्मिलित होते हैं। इसमें प्रतिस्थापन H+ आयन है, प्रोटॉन देते हैं। जल से OH- आयन ग्रहण करके प्रोटॉन देते हैं। तो इनमें पहला भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर अम्ल होने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है, जल से OH- आयन ग्रहण करके प्रोटॉन देते हैं। तो बोरिक अम्ल एक अम्ल है, इसके लिए डी ऑप्शन सही है। AlF3 का HF के विलय केवल KF की उपस्थिति में होता है। ऐसा किसके बनने के कारण होता है? तो Al यानी एल्यूमिनियम की जो अधिकतम समन्वय संख्या यानी अक्षुण संख्या वो 6 होती है, इसलिए AlF3 K3AlF6 बनाता है। जब इसे HF में KF की उपस्थिति के साथ विलय करते हैं तो ये K3AlF6 बनाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्दार लोहा बनता है, जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है। इसका कारण क्या है? तो जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्दार लोहा बनता है, इसका कारण है कि उच्च ऋणात्मक मान अपचयन वाली धातु की अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से ज़्यादा है, इसलिए जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्दार लोहा बनता है, जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बुझे हुए चूने का पानी में निलंबन कहलाता है। बुझे हुए चूने का जलीय विलयन चूने का पानी कहलाता है, जबकि बुझे चूने का निलंबन दूधिया चूना कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। NO2+ आयन और NO3- और NH4+ में नाइट्रोजन के परमाणविक कक्षकों के संकरण हैं क्रमशः। तो NO2 में sp संकरण होता है, NO3- में sp2 और NH4 जो है वो उसमें HP3 संकरण होता है। तो देखें हमारा sp, sp2 और sp3 डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा फ्लूरो यौगिक सर्वाधिक रूप से
लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो ये हमारा PF3, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से आयनों का कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक एवं सम संरचनात्मक है? तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान हो और संरचना भी समान हो। तो ये हमारा ClO3 माइनस इस पे चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 42 है और ये इसकी संरचना है ClO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से SO3 यानी -2 इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 42 है और ये संरचना है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारी जो इसकी जो आकृति है वो पिरामिडीय है, दोनों ही पिरामिडीय है, तो ये दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बेरिलियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहले ऑप्शन में इसका हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून एवं बहुलक है, तो ये कथन सही है। इसको नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय बनाया जाता है, ये भी सही है। यह BE2C बनाता है, ये भी सही है। यह है हमारा डी ऑप्शन में जो कथन है, इसके लवण दुर्बलता में जल अपवर्तित होते हैं, तो ये कथन गलत है क्योंकि बेरियम के लवण आसानी से जल अपवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि BE जो है वो +2 चार्ज होता है इस पर। तो आयन इसके छोटे आकार के होते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाती है? तो ये है CaF2H2SO4। यहाँ Ca यानी कैल्शियम की जो संयोजकता है यानी ऑक्सीजन संख्या ये +2 है और इधर भी +2 ही दर्शा रही है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैल्शियम की सेम है, तो ये नहीं बदल रही है, तो यही पहली जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं करती है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से डी कक्षकों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों की अनुदिश है? तो DZ² और DX² - y² कक्षक के अक्षों पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। XeF4 के लिए सही ज्यामिति एवं सही संकरण है। तो ज्यामिति को इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जबकि आकार को केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं के आधार पर बताया जा सकता है। तो ये हमारी है XeF4 की संरचना, ये हमारी अष्टफलकीय है और इसका संकरण sp3d2 है। तो देखते हैं यहाँ पर अष्टफलकीय sp3d2, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो I3+ की ज्यामिति मुमकिन है, तो ये कथन सही है। PH5 और BiCl5 का अस्तित्व नहीं है, ये कथन भी सही है। SO2 में P⁻-D आबंध होता है, ये भी सही है। यहाँ पर Se4 और CH4 का आकार समान है, तो यही हमारा कथन गलत है, क्योंकि SeF4 का जो आकार है वो ये है और CH4 का आकार ये दोनों आकार में समान नहीं है, यानी SeF4 तथा CH4 की आकृति समान नहीं है, जबकि ये कहते हैं समान है, तो डी ऑप्शन जो कथन है वो गलत है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्न स्पीशीज के लिए विपक्ष प्रवाह का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो विपक्ष प्रवाह चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में समन्वित समूहों द्वारा उनकी विपक्ष स्थिति पर प्रतिस्थापन की दर को प्रभावित करता है। विपक्ष लिगैंड की प्रतिस्थापन की दर के साथ विपक्ष प्रभाव की तीव्रता बढ़ती है, तो इसमें जो बढ़ता हुआ सही क्रम है वो Cn- का सबसे अधिक होगा, C6H5 का उससे कम और सबसे कम होगा NH3 का।
तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न कथनों में से कौन सा लैंथेनाइड के संदर्भ में गलत है? तो आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकरण के रूप में Ce यानी +4 जो ऑक्सीकरण संख्या विवरणों का वृहद रूप से प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये भी सही है। Pr और Lu तक आयनिक की त्रिज्या के घटने के साथ क्षारकता घटती है। तो लैंथेनाइड श्रृंखला में आयनिक त्रिज्या घटती है एवं सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, इस प्रकार क्षारकता कम होती है, ये भी सही है। सभी लैंथेनाइड एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये सभी कथन सही हैं। अब आयोग ने किसको सही माना था, ये तो नहीं कह सकते, ये सभी कथन सही हैं। 75वां प्रश्न है, निम्न में से किसके उच्च चक्रण संकुलों में जॉन टेलर प्रभाव दृश्य नहीं है? तो जॉन टेलर विकृति उन अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में मिलती है जिनमें डी इलेक्ट्रॉन असममित रूप से भरे होते हैं, तो ये होता है हमारा D8 वाले में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। यह है 76वां प्रश्न, निम्न में से किसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन, इनमें हैलोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म पाई आबंधों के साथ विस्थानीकृत होता है, अतः इसमें द्विबंध गुण आ जाते हैं। इस प्रकार यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए उपयुक्त हैलाइड घटक नहीं रहता है, तो ये है हमारा बचा हुआ ए ऑप्शन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय हैं? तो वह अणु जिसमें सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत हो तो वो परमाणु समतलीय है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, इसके सारे ही कार्बन परमाणु sp2 संकृत हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 78वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना नायलॉन शिक्षिक बहुलक को प्रदर्शित करती है? तो ये हमारा नायलॉन बनता है, ये है एडिपिक अम्ल HOOCCH2 और ये COOH प्लस, ये है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2CH2 और NH2। इनका जब बहुलीकरण होता है तब ये हमारा 6 नायलॉन 6 बहुलक बनता है, तो ये है हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यह प्रश्न है हमारा पायरोल, ये पायरोल का संरचना सूत्र दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। तो पायरोल वलय में C2 एवं C5 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, तो 2 और 5 पर, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक HBr से क्रिया करके तथा बाद में विलोपन अभिक्रिया या सीधी केवल विलोपन अभिक्रिया से प्रोपीन नहीं देता है? तो इसमें ए, बी और डी में जो यौगिक हैं, ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करके प्रोपीन देते हैं, लेकिन ये जो हमारा सी में है H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्रिया करके ये यौगिक अभिक्रिया होती है HBr के साथ, ये बनता है हमारा, और उसके बाद ये, तो ये प्रोपीन नहीं देता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता है? तो 1 एवं 2 नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, जबकि 3 नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। तो आणविक जेनेटिक्स के केंद्रीय डोगमा के अनुसार डीएनए के प्रतिलेखन के जरिए से आरएनए तक सूचना पहुंचती है, उसके बाद अनुवादन के जरिए प्रोटीन तक इसकी सूचना का प्रभाव होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। विन्यास सहित दिए गए 4 एल्डोस ये हमें दिए गए हैं, इनमें के इसके ये जो एल्डोस दिए गए हैं उनके नामों के सही संगत क्रम है। तो देखिए कौन सा सही संगत क्रम है। पहला जो एल्डोस है उसका नाम है डी एरिथ्रोस और दूसरे का है डी थ्रियोस
और तीसरे का है एल एरिथ्रोस और चौथे का है एल थ्रियोस। तो देखते हैं इसमें पहले ही ऑप्शन में है डी एरिथ्रोस, डी थ्रियोस और एल एरिथ्रोस और एल थ्रियोस, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है दी गई अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया है तो इसमें पी बन रहा है, तो ये पी क्या होगा? तो ये जो अभिक्रिया दी गई है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इससे योगात्मक उत्पाद बनता है, तो इन दोनों से जो पी उत्पाद बनेगा वो बनेगा, ये दोनों ही हमारे योग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 85वां प्रश्न है एक दिया गया है नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिक ए SN/HCl तथा बाद में HNO2 से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बी देता है और बी फिनोल के साथ क्रिया करके एक सुंदर रंगीन यौगिक सी बनाता है, जिसका अणुसूत्र C12H10N2O है। यौगिक ए की संरचना क्या होगी इन चारों में से, देखते हैं। तो इस पूरी अभिक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा बनेगा ए उत्पाद। इसका अपचयन होकर HCl की उपस्थिति में ये बनता है हमारा एलिन और एलिन से HNO2 से क्रिया करके ये अस्थाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है और फिर ये फिनॉल से क्रिया करके ये बनता है हमारा लाल रंगरंजक। तो ये है हमारा जो सी उत्पाद है वो ये है और बी उत्पाद है वो ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसमें यौगिक ए पूछा था, तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 86वां प्रश्न है निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये अभिक्रिया हमारी NaCN से हो रही है और NaBr इसका अलग हो गया और CN से जुड़ गया, तो ये अभिक्रिया किसमें अतिशीघ्र होगी? तो यह SN2 क्रिया विधि का अनुसरण कर रही है और SN2 अभिक्रिया ध्रुवीय अप्रोटिक माध्यम DMSO और DMF आदि में अतिशीघ्र होती है, यानी N-डाईमेथिल फॉर्मेमाइड, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 87वां प्रश्न है अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया हो रही है, इसमें H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर है और PD ये उत्प्रेरक है, तो ये जो अभिक्रिया बनेगी वो PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिक पर अपचयन विशिष्ट होता है, तो इसका अपचयन हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजनीकरण केवल VCC द्विआबंध पर होगा, यहाँ पर जो H ये दो बंध है, ये दो आबंध ये हट जाएगा, तो ये जो बनेगी बी ऑप्शन में जो उत्पाद बन रहा है वो बी ऑप्शन में दिया है ए की वैल्यू, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 88वां प्रश्न दिए गए अणुओं में से किसमें चला अवयवता होगी? तो चला अवयवता में अणु में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार अणु सेकंड जो है वो चला अवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे सेतु स्थिति पर भी द्वयावंत अधिक अस्थायी होता है, इस प्रकार अणु फर्स्ट भी चला अवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब बचा हमारा थर्ड अणु, ये जो है केवल थर्ड अणु ही चला अवयवता प्रदर्शित करेगा, तो ये है केवल थर्ड, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामर्थ्य का सही क्रम है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा? तो ये वलय में उपस्थित ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसके दूरी पर डिपेंड करता है इसकी अम्ल की सामर्थ्य। तो देखते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन COOH से दूर होगा, दूरी बढ़ेगी तो कार्बोक्सिल अम्ल कम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सेकंड में O यानी ऑक्सीजन COOH के ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो जो होगी सेकंड की होगी, उससे थर्ड में और दूर हो गया तो इसकी इससे कम होगी, थर्ड हो गया, और फर्स्ट की सबसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल की सामर्थ्य होगी वो सेकंड की, उससे कम थर्ड और सबसे कम फर्स्ट की होगी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 90वां प्रश्न है और ये केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है।
उस यौगिक का जो कि गैसीय ब्रोमीन से अत्यधिक आसानी से क्रिया करता है उसका सूत्र है। तो गैसीय अवस्था में ब्रोमीन मुक्त मूलक बनाती है एवं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की अधिक प्रवृत्ति होती है। तो ये हमारा C3H6 ऑप्शन हमारा सही है। ये था नीट 2016 फेज 2 का केमिस्ट्री पोर्शन। अब इसके बाद हम लेके हाजिर होंगे नीट 2016 का केमिस्ट्री का पोर्शन। तो हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।